चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। और लास्ट सन पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था चार्ज्ड आर्क का, ठीक है। और आज देखना है, लिखेंगे जो आज का टॉपिक होगा, दैट इज फर्स्ट वी विल टेक अप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। लेट अस डिस्कस। लुक हियर, कोई ये सपोज दिस इज चार्ज रिंग। रिंग है और रिंग के ये सेंटर हो गया और ये चार्ज रिंग है। मतलब सपोज इसमें हमने बोल दिया कि पॉजिटिवली चार्ज, इस तरह से इसके सरफेस पे इस तरह से पूरे सरफेस के लॉन्ग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिवली चार्ज रिंग। नेगेटिवली चार्ज रिंग भी हो सकता है। आई हैव टेकन हियर पॉजिटिवली चार्ज रिंग इस तरह से। और इन सारे चार्जेस को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल चार्ज जो इस पे पाई जा रही है उसको हमने बोल दिया कि वो प्लस क्यू है। प्लस क्यू इज द टोटल चार्ज। अब सेंटर से एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है पी पॉइंट। सपोज हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस चार्ज रिंग के कारण। चार्ज रिंग की जो है ये होगी रेडियस उसकी, तो हम कैपिटल आर से लिख रहे हैं। और इस पॉइंट को कोई सेंटर से ये पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है उसको हमने एक्स से लिखा हुआ है। मतलब किसी भी पॉइंट पे निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेक श्योर कि उस पॉइंट की डिस्टेंस जो है सेंटर से कितनी है। उसके बाद हाँ, ये एक्स वेरी हो सकती है क्योंकि ये पॉइंट वेरी हो सकती है। तो ये पॉइंट हो सकता है कि वेरी क्लोज टू सेंटर आ जाए या तो सेंटर पे आ जाए। तो जब सेंटर पे आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियरली डायग्राम से दिख रहा होगा। और अगर ये पॉइंट बहुत अवे चली जाएगी सेंटर से तो उस केस में जो है एक्स जो है ग्रेटर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो अभी देखेंगे जो वेरिएशंस हो सकते हैं। और इस पॉइंट को सरकमफ्रेंस, देखो ये वाले पॉइंट से हमने क्या किया है, इस तरह से अटैच कर दिया। ये अटैच कर दिया है और इस डिस्टेंस को हमने आर बोला हुआ है। और इस पॉइंट से ये वाली एंगल जो है उसको हमने थीटा बोल दिया। दीज आर स्टैंडर्ड पैरामीटर्स। अब क्या करते हैं कि जो इसकी रिंग जो है चार्ज है उस पर पाई जाने वाली चार्ज प्लस क्यू है, तो एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे उसकी फॉर्मूला होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। देखो और भी सारे बॉडीज आएंगे, जैसे अभी क्या है चार्ज रिंग लिया हुआ है। आगे चल के इसी चैप्टर में हम सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, चार्ज सॉलिड स्फीयर की, हॉलो स्फीयर की बात करेंगे, सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे, हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे। तो इन सारे बॉडीज के भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने हैं यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने। तो अभी क्या है कि अच्छा उन बॉडीज के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम गॉस थ्योरम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाली बॉडी जो है अभी हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं और उसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक ही है। तो चार्ज रिंग के लिए जो है बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो ये है। देखो ये फॉर्मूले में सबसे पहले ध्यान से देख लेना, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्चुअली क्या है। तो ये डायग्राम याद हो कि एक्स जो है उस पॉइंट के डिस्टेंस से, कहां से? सेंटर से। दूसरी चीज ये आर क्या है? रेडियस ऑफ द चार्ज रिंग। और जो ये स्मॉल आर है ये पेरीफेरी से उस पॉइंट को अटैच किया हुआ है, ये स्मॉल आर है। अब इस फॉर्मूले को जैसे यहां से देख सकते हो, इस ट्रायंगल को देखो तो ये ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे ये क्या है? हिपोटेनस है। और ये क्या है? बेस है।
और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है किसके इक्वल हो जाएगी, स्मॉल आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, स्मॉल आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे, तो इस चीज को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर रिप्लेस कर देते हैं, देखना इसी फॉर्मूले के ना डिफरेंट फॉर्म हो सकता है कि तुम्हें इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सके। जैसे मान लो इसी चीज को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट होगी, और अगर नेगेटिवली चार्ज होगी तो टुवर्ड्स दैट पॉइंट होगी, ये पहले से पता है। तो यहाँ पे देखो के क्यू एक्स अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, और आर स्क्वायर 3/2 हो गया, यहां से 2 से 2 क्या कर दिया, कैंसिल, तो बेसिकली ये आ गई के क्यू एक्स अपॉन आर क्या हो गया, क्यूब हो गया। देखते रहना ध्यान से, के क्यू एक्स अपॉन दिस हो गया। अच्छा एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं, देखना इधर, ये एक्स जो है बेस है, ये एक्स क्या है, बेस, और बेस को जो है बताओ, ये अगर मैं यहां से इस ट्रायंगल को देखते हुए अगर हमने यहाँ पे cos थीटा लिख दिया, तो cos थीटा क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां से क्या आ जाएगी, x बाई आर, तो ये हो गई x बाई आर। तो बताओ यहां से x को मैं क्या लिख सकता हूं, r cos थीटा, r cos थीटा ये लिखी जा सकती है, और r cos थीटा यहाँ पे x को रिप्लेस कर देते हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई है वो आ जाएगी के क्यू, और x इज रिप्लेस्ड विथ r cos थीटा एंड अपॉन ये हो जाएगा r क्यूब, और ये r से r क्यूब कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या, r स्क्वायर। तो बेसिकली दिस हैज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में तुम्हें इस पॉइंट की ये डिस्टेंस नहीं गिवन है, एक्स नहीं गिवन, और मान लो हमें रेडियस ऑफ द चार्ज रिंग भी पता नहीं है, डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमें ये वाली वैल्यूज मालूम है, आर मालूम है, एग्जैक्टली फॉर्मूला यही है। उसी को हमने क्या कर दिया है कि इस ट्रायंगल के हेल्प से हमने एक्स को पहले सब्स्टिट्यूट किया आर कॉस थीटा, और इस एक्स को रखा यहाँ पे आर कॉस थीटा, और बेसिकली इस पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को स्मॉल आर का स्क्वायर लिख दिया। तो फिर एग्जैक्टली ये फॉर्मूला ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बोलो क्लियर है। तो ये ना अभी फॉर्मूले हो गए, इसको नोट करेंगे पहले जल्दी से, फिर इसमें हम केसेस देखेंगे कि चार्ज रिंग में किस तरह से केसेस डेवलप हो सकते हैं, और फिर इसकी ग्राफ क्या होगी। हाँ अभी डिस्कस करेंगे, पहले नोट करें जल्दी से। हो गया नोट, जल्दी से नोट करें। संतोष जी आए क्या, संतोष जी आए, संतोष जी।
लुक हियर, अब देखना यहां पे ही केस डिस्कस कर लेते हैं। सपोज इसी फॉर्मूले में देखो, यहां पे हमने बोल दिया कि ये वाली जो पॉइंट P है वो बहुत क्लोज है सेंटर के। मतलब अगर ये पॉइंट खुद सोचो, अगर यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे सपोज वेरी क्लोज टू द सेंटर, ये सेंटर है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गई, बताओ ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अब x हो जाएगी, जो कि x बहुत कम है किसके रेस्पेक्ट में? r के रेस्पेक्ट में। कैपिटल R के रेस्पेक्ट में ये वाली जो x है वो बहुत ही वेरी वेरी लेस है। तो अगर इस चीज को यहाँ पे हम अप्लाई करें इस वाले फॉर्मूले में कि अगर ऐसे पॉइंट जो वेरी वेरी क्लोज टू द सेंटर हो, उसके लिए जो x है वो क्या हो जाएगी? नेग्लेजिबल हो जाएगी, x बहुत कम हो जाएगी। और जब x बहुत कम है तो उसका स्क्वायर भी बहुत कम हो जाएगी, मतलब ये वाली टर्म जो है नेग्लेक्ट हो जाएगी। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि x से जो है वो फार ग्रेटर होगी कौन सी पॉइंट? r वाली पॉइंट होगी। रेडियस ऑफ द चार्ज रिंग जो हो जाएगी, खुद देख सकते हो कि ये वाली वैल्यू काफी ज्यादा होगी इस वाले से। तो उस केस में अगर ये चीज कंडीशन यहां पे अप्लाई करें तो अगर ये कंडीशन वैलिड है, और इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन पॉइंट इज वेरी क्लोज टू सेंटर, वेरी क्लोज टू सेंटर, उस केस में ये हम बोल सकते हैं कि x से फार ग्रेटर होगी r, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी? r स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ये चीज डिस्कस किया भी है लास्ट टर्न पे, अप्रोक्सीमेशन कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे ये चीज को अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी KQX, तो ऊपर में ऐसे ही रहेगी, और ये हो जाएगी r स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो बेसिकली कितनी आ गई? KQX अपॉन R3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा इफ द पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द सेंटर। तो तुम्हें ना ये सारे फॉर्मूले याद नहीं करने, तुम्हें बस यहां से समझना है कि फॉर्मूला तो तुम्हें बस यही याद करना है केवल कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज रिंग का फॉर्मूला ये होता है, और फिर जो भी अप्रोक्सीमेशन गिवन है क्वेश्चन में, जो भी पॉइंट गिवन है उसके अकॉर्डिंगली जो है हम ये अप्रोक्सीमेशन लेकर फॉर्मूले खुद डेवलप करके फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लो दूसरा अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमने बोला कि अब पॉइंट जो है P वो बहुत फार अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो जब फार अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाएगी तो इस पर किसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी? x की। किसके रेस्पेक्ट में? r के रेस्पेक्ट में। बताओ इस पर कौन इग्नोर होगा? r स्क्वायर इग्नोर हो जाएगी। तो अगर जब ये इग्नोर होगी तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? KQX अपॉन ये क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x क्यूब। तो ये हो गया x क्यूब, और ये x स्क्वायर से कैंसिल हो गया। बताओ ये क्या आ गया? KQ/x स्क्वायर। ये जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा होगा। बताओ ये किसका फॉर्मूला है? पॉइंट चार्ज का। अगर पढ़ के आए हो तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। खुद सोचो, अगर Q चार्ज से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, तो पॉइंट चार्ज के कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कितनी हो जाएगी? KQ अपॉन x स्क्वायर। और इसके लिए भी इतनी ही आ रही है, KQ/x स्क्वायर ही आ रही है। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक डिस्कशन ये डेवलप हो सकता है, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं असर्शन। असर्शन ये है, चार्ज रिंग फॉर अ फार अवे पॉइंट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। असर्शन रीजन, both the body at same distance a far away point have the same electric field। असर्शन का रीजन दे दिया। बताओ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इस केस में आंसर क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। असर्शन समझ में आया क्या सभी को? फार अवे पॉइंट के लिए चार्ज रिंग किस तरह की बॉडी की तरह बिहेव करती है? पॉइंट चार्ज बॉडी की तरह। ये असर्शन हो गया। एंड रीजन इज बोथ द बॉडी हैव सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ फार अवे पॉइंट। बिल्कुल सही है भाई। ये चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है? KQ/x स्क्वायर। इस चार्ज रिंग के लिए सेंटर से x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है कितनी आ रही है? KQ/x स्क्वायर। इसका मतलब चार्ज रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बात समझ आ रही है? हाँ, लेकिन ऐसे पॉइंट के लिए जो कि फार अवे फ्रॉम द सेंटर हो, वेरी क्लोज के लिए तो फॉर्मूला ये देखो, KQX/R³ है। बोलो क्लियर है?
इसमें 2 केसेस हो गए, 3 केसेस हो गए बेसिकली। देखो हमारा बेस फॉर्मूला ये है, हमें बस ये याद होना चाहिए, बाकी कोई भी सिचुएशन को इस फॉर्मूले से डील करने आना चाहिए। जैसे मान लो क्वेश्चन आता है, तुम्हें आर और एक्स नहीं गिवन है, तुम्हें पता है कि ये ट्रायंगल, ये डायग्राम याद हो बस, यहां से हम आर और एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसके फॉर्म में, आर स्क्वायर के फॉर्म में। फिर इसको हमने सॉल्व कर दिया तो एंगल के फॉर्म में आ गई थी, अभी फॉर्मूला आ गई थी, क्या आई थी, के क्यू, हाँ मतलब कॉस थीटा आई थी उसमें, और थीटा अगर तुम्हें गिवन हो या थीटा निकालने के पैरामीटर गिवन हो तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो हो गया केस 1। केस 2 हो गया व्हेन पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द सेंटर, तो उस केस में x जो है नेगलेक्ट हो जाएगी, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, तो दिस वी कैन से दिस। फिर उस केस में देखो फॉर्मूला ये आ गई, वेरी क्लोज पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेरी फार अवे पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हो गया। नहीं, इस तरह से हम क्या करेंगे, अभी जब हम ग्राफ डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, तो ये सारे चीजें जो है, ये सारी चीजों को हम देखते हुए, एनालाइज करते हुए ग्राफ डिस्कस करेंगे। देखें केस 1 जल्दी से लिखें, व्हेन अ पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द सेंटर, व्हेन अ पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द सेंटर, यू कैन मेंशन दिस, इन दैट केस x से जो है r फार ग्रेटर हो जाएगी, उस केस में ये अप्रोक्सीमेशन होल्ड गुड करेगी और उसके बाद एग्जैक्टली ये फॉर्मूला हो जाएगी। डन? KQX upon R cube. Case 2, when a point is far away from the center, when a point is far away from center, then charged ring behaves as a point charge. Very important. Behaves as a point charge. Behaves as a point charge. You can write this. ये चीज हम मेंशन कर सकते हैं, और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं बताओ। इस केस में क्या हो जाएगी, x जो है फार ग्रेटर हो जाएगी r से, तो उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस आर जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के, इस पर आर इग्नोर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आप समझ में आ रहा होगा कि अप्रोक्सीमेशन हम कैसे ले रहे हैं, एग्जैक्टली पॉइंट को देखकर ले रहे हैं कि पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पे है, और उसके हिसाब से आर को इग्नोर करना है कि एक्स को इग्नोर करना है, वो तुम्हें खुद कॉमन सेंस से आ रहा है। नहीं सिंपली, तो हमें अभी तक जो है केवल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ पे बेस्ट जितने भी क्वेश्चन उनको करने के लिए। अननेसेसरी जो है ये सब फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, इट विल बी बर्डन टू यू। ठीक है, ये याद बराबर भी नहीं पाएगा, वैसे अगर याद करो सबको करोगे ना, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा और गलती हो जाएगी, तो सिंपली ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। अब सुनना, देखो अभी तक हम लोगों ने 2 एसएचएम के केस ले लिए हैं, ध्यान सुनना, याद करो हमने बोला था कि एसएचएम के केस में क्या था, 4 2 का 1 बोला था, नहीं तो 4 2 हो चुका है, एक क्या बचा है 1, मतलब 4 2 का 1, फिर क्या होगा 1 2 का 4, 6 एसएचएम डिस्कस करेंगे पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में। तो वो एसएचएम को डिस्कस करने का समय आ गया, इधर देखना। तो यहाँ पे एसएचएम के लिए अगर सभी को पता हो स्टेप क्या था तो बताएंगे, क्या स्टेप था एसएचएम निकालने के लिए। पहले पार्टिकल को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। कहां से डिस्प्लेस करेंगे, मीन पोजीशन से। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने स्टेप लिखा है 4 स्टेप। पहले पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें, फिर डिस्प्लेस पोजीशन पे नेट फोर्स निकालें। इफ दैट नेट फोर्स टेक्स दैट चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन, तो उस केस में हम बोलेंगे अच्छा वो जो नेट फोर्स है अगर वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो और किसके प्रोपोर्शनल हो, एक्स के प्रोपोर्शनल हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, अगर ये सारी कंडीशन वैलिड हैं तब जाकर हम बोल सकते हैं कि एसएचएम परफॉर्म हो रही। तो एग्जैक्टली उस सिचुएशन को पहले डिस्कस करते हैं। तो हमने बोला था कि सबसे पहले हाउ टू डिसाइड मीन पॉइंट, हाउ टू डिसाइड मीन पॉइंट। मीन पॉइंट के लिए बताओ, मीन पॉइंट पे चार्ज जो है क्या कोई फोर्स फील करती है क्या, नहीं।
पता चला कि एसएचएम डिस्कस करने जा रहे हैं और हमें मीन पॉइंट ही पता नहीं है कि मीन पॉइंट कहां पे है। मीन पॉइंट का बेसिक कंसेप्ट को समझो भाई। मीन पॉइंट ऐसी पॉइंट है जहां पे चार्ज कोई फोर्स फिल नहीं करती। अब चार्ज कोई फोर्स नहीं फिल करती, तुम बताओ इस सिचुएशन में इस चार्ज को, मान लो हमने कोई चार्ज ले लिया, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, तो हमने एक नेगेटिवली चार्ज इस चार्ज ले लिया माइनस क्यू। बताओ इस माइनस क्यू को कहां पे प्लेस करना चाहिए? वेयर इज दैट मीन पॉइंट? सेंटर पे। वेरी गुड। इस सेंटर पे तुम खुद सोचो, इस वाले चार्ज रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। अभी क्या बताया था? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। बताओ यहां पे जैसी ये पॉइंट सेंटर पे जाएगी तो एक्स की वैल्यू कितनी? 0। और जैसी ये 0 हो जाएगी ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई तो उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी, फोर्स नहीं लगेगी। इट मींस दैट पॉइंट इज द मीन पॉइंट। वेरी क्लियर? बोलो हो गया? तो हमने पहले मुझे डिसाइड करने आना चाहिए कि व्हाट इज दैट मीन पॉइंट। एक बार हम मीन पॉइंट पे चला गया, इस चार्ज को मैं यहां मीन पॉइंट पे रख दिया। सपोज ये चार्ज अभी यहां रखी हुई है, माइनस क्यू यहां रखी हुई है, अब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, मीन पॉइंट है। हमने इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है। और तुम्हें पता होगा डिस्प्लेसमेंट जो हम करते हैं वो क्या करते हैं? दैट हैज टू बी वेरी वेरी लेस। अरे क्या था? नेग्लेजिबल था। एक्स की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए वरना एसएचएम परफॉर्म नहीं होती है। ये हमने वेरीफाई भी किया हुआ था लास्ट टू लास्ट टर्न पे। एक्स की वैल्यू को याद करो, हमने लार्ज लिया था तो उस केस में नेट फोर्स जो है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रही थी। याद है कि एक्स स्क्वायर नीचे आ जा रही थी, अगर तुम्हें याद हो तो एक्चुअली में ये सब बातें वैलिड हैं कि दिस चार्ज, दिस माइनस क्यू चार्ज आई हैव डिस्प्लेस्ड इट। देखो डिस्प्लेस करके मैं यहां पर रख दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं एग्जैक्टली यहां रखूंगा तो तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आएगा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट वेरी वेरी स्मॉल होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली एक्स बहुत कम है, लेकिन इस पॉइंट को मैं समझाने के लिए यहां पर रख ले रहा हूं। एक्स जो है इट हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल। अगर यही नहीं स्मॉल होगी तो एसएचएम तो हो ही नहीं पाएगी। फिर उस केस में क्या होगी? ऑसिलेशन होगी। उस केस में क्या होगी? ऑसिलेशन होगी। ऑसिलेट करेगी ये चार्ज पार्टिकल, लेकिन दैट ऑसिलेशन विल नॉट बी एसएचएम। एसएचएम के लिए हमने बोला था, नोट करके लिखाया था, और 2-3 केस जो भी डिस्कस किए उसमें बताया भी था कि डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल। आगे जब हम एसएचएम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी देखना हम डिस्प्लेसमेंट को बहुत कम लेंगे, ठीक है। पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही जो है एसएचएम डिस्कस की जाती है। एसएचएम है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसी का जो है शॉर्ट फॉर्म है एसएचएम। नहीं, यही तो है। तो एक्चुअली देखो अब हमने क्या किया, इस चार्ज को हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है। ओके, तो इस चार्ज को हमने यहां रख दिया एंड दिस चार्ज इज माइनस क्यू। बताओ इस माइनस क्यू चार्ज को हमने बताओ यहां पे फोर्स निकालना है, और हमने बताया है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना है तो वो चार्ज इनटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भूल नहीं तो गया ना? याद है ना सभी को? क्या था वो? चार्ज इनटू, बताओ यहां पे इस चार्ज पे फोर्स निकालना है तो इस चार्ज के यहां पे किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? चार्ज रिंग के कारण। और इस चार्ज रिंग के कारण एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमें पता है कि नहीं पहले से? कितनी? जो लिखा हुआ था क्या? के क्यू। ये चार्ज कितनी है? क्यू। अरे माइनस क्यू नहीं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज को साइन के साथ नहीं रखते हैं, चार्ज को साइन के साथ नहीं रखते हैं, ठीक है। सुनना इधर, के क्यू क्यू, मतलब तुम अभी तक इस बात को माइनस क्यू बोल दे रहे हो। मतलब एक होता है ना कि बेबी स्टेप से हम आगे बढ़ चुके हैं, वी आर रनिंग फ्लाइंग। नहीं, हम रेंगेंगे ही। आई लव, मतलब होता है ना क्रॉलिंग, हमें अच्छा लगता है। अरे जब वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज को साइन के साथ नहीं रखते। मैं डिस्कशन पहले से कर रहा हूं कि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये वाली चार्ज इसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। इसमें कोई डायरेक्शन निकालने वाली कोई बात है क्या? अट्रैक्ट ही करेगी। अगर अनलाइक चार्ज है तो देखो ये हो जाएगी के क्यू क्यू। अच्छा, मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले रहा हूं, बताओ क्या होगा? के क्यू, बोलो, एक्स अपॉन, देख के बोलो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना ऑनेस्टी क्यों? हाँ, इतना ऑनेस्टी क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। जब हम याद नहीं रख सकते हैं तो फिर देयर इज लॉट्स ऑफ मीन्स, ठीक है। देखो E इक्वल्स टू ये हो गया। बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं तुम्हें डेवलप करने का तरीका बता रहा हूं कि नया क्वेश्चन आ जाएगा कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। कहां भी कहीं भी तुम्हें फोर्स निकालना है वहां पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इसके पास देखो कौन सी बॉडी है, तो चार्ज रिंग है। चार्ज रिंग के कारण एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, और जैसे ही फोर्स निकालना है
मतलब फोर्स निकालना है, तो बोलेंगे वो चार्ज इनटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। इसका मतलब इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए जिसपे हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं, और ये आ गई फोर्स की वैल्यू Q इंटू ई। ई कहां पे? वहां पे, ये निकाल लिया। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, देखना इधर। F इज इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, एंड दिस इज कितनी है? x। x को बाहर रख दिया क्योंकि x के प्रोपोर्शनल ही मुझे डिस्कस करना है। अब देखो एक यहां भी आ रही है x, बताओ ये x क्या है? ये पॉइंट क्या है? वेरी वेरी क्लोज टू सेंटर, मतलब x क्या है? वेरी लेस, नेग्लिजिबल होनी चाहिए। तो x अगर वेरी लेस होगी किसके रेस्पेक्ट में? r के रेस्पेक्ट में। बताओ यहां पे क्या अप्रोक्सीमेशन लेंगे? ये x जो है उससे फार ग्रेटर है कौन? r। तो यहां पे x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर ये चीज यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? बोलो, ये हो जाएगी आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगी? आर क्यूब आ जाएगी। बेसिकली ये आने वाली के क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब, और इनटू क्या हो गया? क्या फोर्स जो है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? बोलो, पहला स्टेप तो यही था ना, कि तीसरा स्टेप ये था कि नेट फोर्स निकालकर देखो कि क्या नेट फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? बिल्कुल है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है कि नहीं? बताओ, पहले चार्ज कहां थी? सेंटर पे, हमने इसको इधर डिस्प्लेस किया, और नेट फोर्स किधर लगेगी? इधर लगेगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और ये कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज। ये अपनी तरफ इसको खींच रही, तो जब अपनी तरफ खींच रही है तो नेट फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर की गई है। इट मींस दे आर अपोजिट टू ईच अदर। एक बार अपोजिट हो गई है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तो यहां से याद करो, ओमेगा इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट के बाई एम। क्या बताया था? के बाई एम। और ये किसकी वैल्यू है? के की। याद है, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, है ना? एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो ये के की वैल्यू है। रिकलेक्ट में करा दे रहा हूं कि ये के की वैल्यू है, यहां पे के की वैल्यू ये पुट करेंगे, देखो ये ओमेगा की वैल्यू यहां से आ जाएगी अंडर रूट, ये आ गया के क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये एम से डिवाइड कर दिया, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। कॉफिशिएंट को थोड़ा गौर से देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 1। पहला एसएचएम डिस्कस किया था, बताओ कौन सा था? दो चार्जेस थे और एक्सियल पॉइंट पे एसएचएम डिस्कस किया था। एक्सियल पॉइंट पे एसएचएम डिस्कस किया था। पॉइंट को हमने क्या किया था? डिस्प्लेस किया था। एक्सियल लाइन के लॉन्ग जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम आई थी, उस केस में जो है ओमेगा की वैल्यू आई थी 4 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर क्यू इंटू एम। फिर जब इक्विटोरियल पॉइंट पे डिस्कस किया था तो कितनी आई थी? 2 के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू इंटू एम। थर्ड ये हो गया चार्ज रिंग के लिए एसएम डिस्कस किया तो ओमेगा की वैल्यू आ गई है 1। देखो 4 2 का 1 आ, लेकिन 4 2 का 1 जो है ना, ये फ्रूटफुल तभी होगा जब तुम्हें केसेस पता हो कि 4 में कौन है, 2 में कौन है, 1 में कौन। मतलब 4 2 का 1 तो पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये कहां कहां क्या है। नहीं तो हम ओवर कैरिड नहीं हो जाए, हम थोड़ा सा केसेस को भी देख लेंगे कौन से केस के लिए। तो पहला एक्सियल के लिए, दूसरा इक्वेटोरियल के लिए, तीसरा चार्ज रिंग के लिए। ठीक है, ऐसे करके तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। हम ऐसा टाइम पीरियड भी डिस्कस कर सकते हैं, तो नोट करेंगे, जल्दी से नोट करें, नथिंग मच इन इट। तो पहले चार्ज को कहां रखा था? सेंटर पे, दैट वाज मीन पॉइंट। मीन पॉइंट नहीं लिख लेंगे, इसके लिए क्या लिखे हैं? SHM फॉर अ चार्ज रिंग, हेडिंग इज SHM फॉर चार्ज रिंग। और हो गया होगा, डायग्राम बना लिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट करना है आज, और we will start electric field lines, then after we will start flux, then after we will start Gauss theorem today itself. So we need cooperation from your side, huge cooperation actually. और उसमें ह्यूज कॉपरेशन में एक तो पार्ट ये होगा कि हम बहुत जल्दी फास्ट नोट करेंगे। कुछ लोग तो बोलने के बाद फिर सोच रहे हैं कि अच्छा आप इसको नोट कहाँ से करना है, प्लीज टेल। मीन पॉइंट है, मीन पॉइंट कैसे डिस्कस करते हैं बता दिया है कि चार्ज शुड फील नो फोर्स। तो पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे जीरो थी वहां पे चार्ज को रखा है, फिर उसको हमने डिस्प्लेस किया है, और ये एक्स जो है वेरी वेरी स्मॉल है। अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी तो एसएसएम हम डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे। हो गया, चलिए देखेंगे इधर। देखो अब ना इस वाले चार्ज रिंग के लिए ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। देखो ग्राफ बहुत इजी है, थोड़ा सा जो है यहाँ से ग्राफ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। समझना क्यों। और ऑलरेडी हम जो है देखो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन से ड्रॉ करते हैं, और हमें ऑलरेडी जो है मैथमेटिकल इक्वेशन जो है देखना, ये ध्यान समझ लेना, ये पॉइंट को हमने बिल्कुल सेंटर पे रखा है, एक्स जीरो, एक्स कितनी जीरो, और एक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी जीरो। तो मैं दो तीन पॉइंट कलेक्ट कर रहा हूं और उसके बिहाफ पे ग्राफ ड्रॉ करो। तो पहला ये बोल दिया कि एक्स जीरो, और एक्स जीरो कहाँ पे, सेंटर पे। तो सेंटर पे तो एक्स ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा देखना, एक्स जो है जब ये पॉइंट बहुत क्लोज है सेंटर के, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ सारा कुछ, तो उस केस में एक्स क्या हो जाएगी बताओ, किसके रेस्पेक्ट में बहुत कम हो जाएगी, आर के रेस्पेक्ट में। मैं बोल सकता हूं कि एक्स से फार ग्रेटर होगी आर, और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। अभी देखा था क्या, के क्यू एक्स अपॉन, बोलो क्या हो जाएगी, आर क्यू, यही था ना, चेक कर लो, ये था के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। थर्ड पॉइंट, अगर ये x जो है इस बार ये पॉइंट जो है फार अवे फ्रॉम द सेंटर हो गई, मतलब इस बार x बड़ी होने वाली है किससे, r से, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि x इज फार ग्रेटर देन r। तो उस केस में याद करो ये तो वो वाली पॉइंट हो गई ना, फार अवे वाली पॉइंट। और फार अवे पॉइंट के लिए बताओ चार्ज रिंग कैसे बिहेव करती है, पॉइंट चार्ज की तरह। और पॉइंट चार्ज के लिए x डिस्टेंस पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा क्या, k रिंग पे पाई जाने वाली चार्ज दैट इज q, और ये एक्स स्क्वायर हो गया। 3 पॉइंट मिल गए, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। लुक है, ग्राफ जो है ऐसा कुछ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर, और इधर हो गया डिस्टेंस r। जब x जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बताओ x जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब x जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है। मतलब ग्राफ कहीं ना कहीं ऑरिजिन से स्टार्ट होगी, ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, आगे हम चलकर जब देखेंगे कुछ बॉडीज उनके ग्राफ जो है ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होते इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो बेसिकली हमें ये देखना होगा कि जिनके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं
x को जीरो करने पे e कितनी आ रही है, तो x को जीरो करने पे e जीरो आ रही है, मतलब ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होगी तो यहां से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब देखो थोड़ा सा इधर देखो, इस वाले पॉइंट 2 को देखो, जब x जो है थोड़ा सा मतलब सेंटर से मैं आगे बढ़ाऊं, मतलब द पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द सेंटर, तो उस केस में x जो होगी क्या होगी, वेरी वेरी स्मॉल देन रेडियस ऑफ द चार्ज रिंग। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो थोड़ा गौर से, ये देखो क्या है, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, मतलब के क्यू और आर क्यू तो कांस्टेंट ही है भाई, रिंग पे पाई जाने वाली चार्ज भी क्या है, कांस्टेंट, उसकी रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट, तो क्या वेरिएबल है, एक्स। और बताओ यहां से इस चीज को थोड़ा देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, यस सर नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और जब भी दो क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनकी ग्राफ कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, लीनियर रिलेशनशिप है उनके बीच में। तो अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो ग्राफ बने स्टार्ट होगी ऑरिजिन से और स्ट्रेट लाइन होगी। तो देखो हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बना दिया स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया, समझते रहो ना। अब जो है इसको देखो थोड़ा गौर से, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, देखो सब कुछ यहां से डिसाइड हो रहा है कि ग्राफ कैसी बनेगी। अब थर्ड पॉइंट को देखें सभी लोग, तो थर्ड पॉइंट के लिए बताओ कि पॉइंट जो है क्या वो फार अवे पॉइंट है कि नहीं, बिल्कुल, और फार अवे पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू जो होगी लार्ज इनफ होगी किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस आर, कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में। बता दो उस केस में थोड़ा सा फॉर्मूला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रहा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो के क्यू तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब भी ऐसे रिलेशनशिप आती है तो ग्राफ कैसी बनती है, हाइपरबोला, नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे केवल एक्स होनी चाहिए, याद करो। और ये कैसी ग्राफ किसकी आई थी, पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज की ग्राफ कैसी आई थी, हाइपरबोला ही आई थी। इनफाइनाइटली चार्ज बॉडी के लिए कैसी आई थी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आई थी। देखते हैं तो बताओ ग्राफ कैसी बनेगी, हाइपरबोला बनेगी। हाइपरबोला बनेगी मतलब ऐसी बनेगी, आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास होगी। देखो हाइपरबोला कैसा बनाया है, ये पॉइंट को ग्राफ कुछ ऐसी आएगी, यहां से यहां तक तो स्ट्रेट लाइन, ये देखो स्ट्रेट लाइन, इसको देखो, फिर जब x जो है r से फार ग्रेटर है तो हाइपरबोला, ये वाला स्ट्रेट लाइन। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं स्ट्रेट लाइन क्योंकि यहां के लिए e जो है x के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहां वाले पॉइंट के लिए जो e है वो जो है x, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। ऐसी नेचर के लिए ग्राफ कैसी बनेगी, हाइपरबोलिक, और ऐसे ग्राफ के लिए स्ट्रेट लाइन, सभी को दिख रहा होगा। मान लो इसी पे बेस्ट क्वेश्चन, ग्राफ पे बेस्ट क्वेश्चन, एक तो पॉइंट ये आता है ना, ये वाली पॉइंट कौन सी पॉइंट, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, देख रहे हो, ये जीरो थी, इंक्रीज होते 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 यहां पे क्या आ गई, मैक्सिमम, और उसके बाद फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही। तो हमसे ये वाले पॉइंट पूछ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, लुक हियर, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली ई मैक्स, ये ई मैक्स है, ये ई लिख देना ऊपर और करके, ये ई मैक्स है। ई मैक्स की वैल्यू पूछी जा सकती है, ये पूछी जा सकती है कि एक्स के किस वैल्यू पे, ये वैल्यू कितनी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, यही पूछ सकते हैं नहीं। तो उस केस में हम ये ध्यान रखेंगे कि जो है एक्स जो है जब r अपॉन √2 के इक्वल होती। अब तुम सोच रहे हो कि हमने यहां ये कहां से लाया, भाई x की वैल्यू जब r अपॉन √2 है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम। याद रख लेना इसको, अगर ये बोलोगे कहां से लाया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है उसको क्या कर दिया, मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट करके जीरो कर दिया। किसी भी फंक्शन को अगर मैक्सिमाइज करना है, देखो हमें क्या चाहिए, ध्यान समझना चीजों को, मैं बोल रहा हूं कि इस डिस्टेंस पे x के इस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो ये कहां से ये पॉइंट आई, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। जब हमने इसको डिफरेंशिएट करके जीरो किया तो x की जो वैल्यू आई है कितनी आ गई है,
r बाय √2, इसका मतलब x की इस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। तो x की इस वैल्यू को यहां रख भी सकते हैं इस फॉर्मूले में। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसमें ना तुम x की वैल्यू ये रखो, x की वैल्यू ये रखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन जो है बहुत लाइकली है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ग्राफ से ही क्वेश्चन पे x की वैल्यू व्हेन r बाय √2 देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। और ये ग्राफ से हम रीड कर रहे हैं प्रॉपरली, जीरो थी, इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, और फिर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो कौन सी वो पॉइंट है जहां तक इंक्रीज कर रही है, उसके बाद जो है डिक्रीज करने लग गई। दिस पॉइंट इज दिस वन, x अपॉन r बाय √2। और कैसे पता किया? बता दिया, डिफरेंशिएट करके जीरो किया, x की वैल्यू इतनी आ गई, इसका मतलब x की इस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैक्सिमम है। अभी हम x की इस वैल्यू को यहां पे रख के इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम ही निकाल लेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, ध्यान से देखना, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन हमने क्या किया, एक चार्ज रिंग ले लिया, इधर देखना, ये चार्ज रिंग ले लिया, और चार्ज रिंग से ये सब कुछ वही है, आर है, ये क्या है? एक पॉइंट ले लिया ऐसे, मैं एक पॉइंट ऐसे ले ले रहा हूं यहां पे ए, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, दो पॉइंट ले लिया, और तुमसे पूछा गया है ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो ये प्लस क्यू हो जाएगी, पूरे सरफेस सर्कमफ्रेंस पे चार्ज फैली रहेगी। यहाँ पे ए पॉइंट पे इसके कारण, चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई ए है, उसको हमने ई ए बोल दिया। और बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? ई बी है। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज रिंग। बताओ ई ए और ई बी में क्या रिलेशन होगा? ई ए और ई बी में क्या रिलेशन होगी? एक क्वेश्चन आ गया इस वाले पूरे टॉपिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक क्वेश्चन आना है, आ गया एग्जाम में, आ गया ये। चार्ज रिंग के लिए बताओ क्या हो जाएगा? ई ए ग्रेटर देन, किसी का आंसर ये नहीं है? बोलो। बोले, ऑप्शन इज योर्स, चूज कर सकते हैं। हेल्प के लिए ऑप्शन दिए रहते हैं एग्जाम में, हमने भी दे दिया। ये क्वेश्चन आ गया इस बार, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट को जज करने के लिए क्वेश्चन आ गया, एंड हाउ यू रिएक्ट, उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट कितना अच्छा है। मतलब द मार्जिन ऑफ एरर इज सो स्मॉल, देख सकते हो ना। अब बताओ क्या होगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा है ग्राफ, इधर देखो, हिंट, मेगा हिंट। ग्राफ को देखो, पहले जीरो रहती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है क्या होती है? इंक्रीज करती है। ए वाली पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? जो भी कुछ है उससे ज्यादा डिस्टेंस किसकी है? बी वाले पॉइंट की है ना, बी वाले पॉइंट की। एक्चुअली जो इसका आंसर होगा, बताएगा कोई? इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली इतना हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि इसके लिए ऑप्शन कम पड़ गया। इसमें ऑप्शन ये किया आ जाएगा, नन ऑफ द अबव, कोई टिक भी नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा तुम इस ग्राफ को पहले देख लो, जो आंसर दे दिए ना तुरंत से कि ये ग्रेटर देन ई बी होगी, नहीं देते इट मींस देयर वुड हैव बीन, कुछ सोचना शुरू कर रहे हो। अगर तुम खुद सोचो, अगर ये पॉइंट ए वाली पॉइंट यहां पे है, ध्यान समझ लेना, जो हमने दिया था वो ए वाली पॉइंट यहां पे है और बी वाली पॉइंट सपोज ये वाली है, बताओ तो कौन बड़ी? ए बड़ी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा है बी से, तो यहां तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगी? ई ए ग्रेटर देन ई बी। देखना सब आंसर पॉसिबल है। सेकेंड, मान लो ए वाली पॉइंट यहां पे है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और बी वाली पॉइंट सपोज यहां पे है, तो बी वाली पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ग्रेटर हो गई, तो ई बी ग्रेटर देन ई ए हो गई।
अब सुनना, ए वाली पॉइंट यहां पे, ए वाली पॉइंट यहां पे, बी वाली पॉइंट इसके बिल्कुल सामने, ये तो बताओ उस केस में दोनों के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसका मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, नथिंग कैन बी सेड, नन ऑफ देम। अरे इस आंसर होगा इसका, था ना हाईली कंसेप्चुअल, ग्राफ से ही बेस्ट क्वेश्चन था। हमने बोला था ना कि इस वाले बॉडी में ग्राफ में इतनी कैपेसिटी है कि यहां से अच्छे क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते। एक तो क्वेश्चन ये है कि x के किस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, r/√2। वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो x की इस वैल्यू को अभी रख लेना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम, वो मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन ऐसे ग्राफ के लिए हमेशा जो है दो ऐसे पॉइंट होंगे, मतलब देखो ये पेयर ऑफ पॉइंट हैं, ये वाले और ये वाले, बताओ क्या ऐसे कितने पेयर्स होंगे, इनफिनाइट पेयर होंगे क्या, ये और ये पेयर नहीं बना सकते हैं क्या, बिल्कुल। और इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी, सेम होगी। इस तरह से ये पेयर बना सकते हैं, इस तरह से इनफिनाइट नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएंगे जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम हो। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ई ए ग्रेटर देन ई बी, बिल्कुल हो सकता है, ई बी भी ग्रेटर देन हो सकता है, ई ए और ई बी नॉट इक्वल, ये तो है ही, और ये दोनों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। एक फिफ्थ ऑप्शन दे सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव कैन बी पॉसिबल। लोग सोच रहे हैं कि अगर ये दे दे तो मैं पक्का टिक कर देता, ठीक है, इसकी वजह से नोट करेंगे। ग्राफ नोट कर चुके हैं ना, जल्दी से नोट करेंगे ग्राफ। ग्राफ लिख लेंगे ई वर्सेस एक्स, ई वर्सेस एक्स, ये पॉइंट्स हैं, इसके बिहाफ पे हमने ग्राफ जो है ड्रॉ किया है। तो यहाँ लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन, और इसको लिख सकते हो देकर हाइपरबोला। वैसे ये बात बता ही रही कि हाइपरबोला है, नहीं ग्राफ। उसके बाद जल्दी से नोट करें, एक्स की वैल्यू को इतना रखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू r/√2, देन
उसके बाद यहाँ लिखते सॉल्व करने पे कि मैक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी 2k³ अपॉन दिस। तुम एक बार अपने से x की वैल्यू रख के घर पे एक बार वेरीफाई कर लेना कि x की वैल्यू r/√2 रखने पे क्या एग्जैक्टली इतनी आ रही है कि नहीं। खुद से सही लोग जो है एक बार वेरीफाई कर लेना जरूर। बोलो हो गया नोट? लेट अस मूव एंड राइट डाउन दैट क्वेश्चन। E इक्वल्स टू जो है x की वैल्यू r/√2 जैसे रख के लिख लो ऑन सॉल्विंग, ये वैल्यू सीधा लिखो डायरेक्टली। तो घर पे जाके एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि ये वैल्यू इतनी आनी चाहिए। 2k³ अपॉन 3√3r²। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, ऐसे लिख लेंगे, जल्दी से नोट करें। ऑल पॉइंट्स कैन बी पॉसिबल, सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। अगर पॉइंट के बारे में जो डिस्टेंस है वो गिवन हो क्वेश्चन, तो उस डिस्टेंस के बिहाफ पे हम फिर तय कर सकते हैं कि वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन वाली पॉइंट के अंदर है या बाहर। बात समझ आ रही है? वैसे भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 पॉइंट दे सकते हैं, एक पॉइंट जो है इनसाइड और एक पॉइंट आउटसाइड, या दोनों पॉइंट दे दिया इनसाइड, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन वाली पॉइंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहां से यहां तक जो r/√2 तक है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज, और उसके बाद डिक्रीज कर रही है। तो मेक श्योर करना होगा कि वो वाली पॉइंट कहां पे लाई कर रही है। तो उसके लिए हम इस वाले सिचुएशन का हेल्प ले सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, क्या इससे कम है क्या। अगर इससे कम होगी मतलब वो स्ट्रेट लाइन वाले पॉइंट में है, ग्राफ में है। अगर x की वैल्यू इससे ज्यादा है, बताओ वो कहां पे चली गई, हाइपरबोला वाले पॉइंट में। अगर 2 पॉइंट गिवन हो तुम्हें और दोनों की वैल्यू r/√2 से कम है, बता दो तो उस केस में जिसकी डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा। बोलो क्लियर है? तो इसी चीज का डिफरेंट वर्जन भी मिल सकता है। ध्यान मत रखना कि हमेशा यही आंसर होगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इस केस में ये डिस्टेंस जो है बिल्कुल स्पेसिफाइड नहीं था, तो उस केस में हम जो है फिर इसको इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आगे एक नोट करके लिखेंगे। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि मान लो x की वैल्यू कुछ आ गई जो r/√2 से कम है और एक r/√2 से ज्यादा है, तो फिर वो दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके देखेंगे किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही। लेकिन अगर दोनों पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहे हो या दोनों पॉइंट इनसाइड लाई कर रहे हो, तो हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी या कम होगी। बात समझ आ रही है ना? यहां से क्वेश्चंस जो है बनने के चांसेस हैं। ठीक है, नोट करके लिखेंगे। देयर आर इनफिनाइट पेयर ऑफ पॉइंट्स, देयर आर infinite pair of points for which there are infinite pair of points for which electric field is equal. Electric field is equal. So this was all about electric field, and we were discussing part 3 of electrostat. Yes or no? Part 3 of electrostat. Now we move to part 4. देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देयर आर 7 पार्ट्स। ठीक है, तो वी मूव टू द 4th पार्ट, एंड 4th पार्ट इज द बिगेस्ट पार्ट एज वेल एज मोस्ट कंसेप्चुअल पार्ट एज वेल। राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हर कुछ कंसेप्चुअल है, कहीं से क्वेश्चन आ जाए, जहां से क्वेश्चन आ गया वो कंसेप्चुअल।
नहीं, हमने एक क्वेश्चन का डेमो दिया ना, ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट चेक हो जाएगा, वहां पे बिल्कुल नहीं चिल्ला सकते हो, कह रहे मुझे और बाकी आता है पूछ लो, नहीं ऐसा नहीं। वन एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है डिसाइड करेगा कि हमारा चैप्टर पे कंट्रोल कितना है, इसलिए हर पार्ट पे कंट्रोल होना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से और बहुत टिपिकल भी आ सकता है, तो हमारी तैयारी दोनों के लिए होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लुक हियर, समझते हैं थोड़ा सा पहले बेसिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? देखो ये कंसेप्ट जो है ना, ये इमेजिनरी कंसेप्ट पहली चीज, और ये कंसेप्ट को माइकल फैराडे ने डेवलप किया। माइकल फैराडे ने डेवलप किया है इस कंसेप्ट को। ये क्या है, जैसे मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, और उस चार्ज पार्टिकल की हम बात अभी क्या कर रहे थे, इस लास्ट वाले पार्ट में, पार्ट 3 में क्या बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एक्चुअली में चार्ज पार्टिकल है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्चुअली, जैसे बोलो देखो हमने चार्ज ले लिया हाथ में, क्यू चार्ज है हमारे हाथ में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चारों डायरेक्शन में फैल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड जाती है। तो एक्चुअली में उस चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इस वाले चीज से देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे मान लो हमने बोल दिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, देयर कुड बी मेनी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तुम्हें जो है किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। मान लो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करते हैं। मतलब ऐसा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकली, यहां चली गई, हो सकता है ये ऐसे चली जाएगी, जरूर नहीं कि यही इसी नेगेटिव चार्ज पे जाएगी, कोई और नेगेटिव चार्ज होगा उधर। इस तरह से देखो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर निकल, ये देखो ऐसे बाहर निकल, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे टर्मिनेट भी कर जाएगी बिल्कुल, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होगी उस पे हमेशा जो है क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आएगी, मतलब उस पे टर्मिनेट करेगी। देखो ये अंदर आ रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे जाएगी और नेगेटिव चार्ज से जो है नेगेटिव चार्ज के टुवार्ड्स है। लेकिन इसका मिसकंसेप्शन नहीं ड्रॉ करना, याद करो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते होगे थोड़ा बहुत, मैग्नेटिक फील्ड क्लास 10th में ही पढ़ना था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ये पढ़ा होगा तुमने थोड़ा बहुत। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि ये बार मैग्नेट पढ़ा था ना, ऐसा कुछ। बताओ कहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, कहां से, नॉर्थ से, और कहां पे जाती है, तो ऐसा कुछ, ये देखो ऐसे जाती थी ना, ऐसा डायग्राम बना हुआ था, और ये इस तरह से ऐसे करके फिर यहां पर टर्मिनेट करती थी। तो कुछ एक मैं ले रहा हूं, ऐसे ऐसे आई, ऐसे सपोज गई, ऐसे आ गई, और फिर ये ऐसे आकर ऐसे क्लोज लूप बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है दे फॉर्म क्लोज लूप, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाती, देखो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां जा रही है, बस टर्मिनेट कर गई, ऐसा नहीं कि ये वाली फिर यहां भी आ रही है, नहीं। अगर ये यहां पे आएगी इसका मतलब क्या हो गया, फिर नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, निकल रही है, जो कि हो ही नहीं सकता। बोलो क्लियर है? तो एक बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कि दीज फॉर्म्स क्लोज लूप एंड दिस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। और पता है यही एक डिफरेंस है जो गॉस थ्योरम को मैग्नेटिज्म में फेल कर देता है और इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस थ्योरम को अप्लाई करता है। जैसे हम थोड़ा सा नॉलेज हम बढ़ाएंगे गॉस थ्योरम में, तो इस बात को हम समझेंगे भी कि इन मैग्नेटिज्म गॉस थ्योरम इज नॉट वैलिड। व्हाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप।
अब इसका एग्जैक्ट तुम्हें डेप्थ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी के लिए मैं इतना बोल रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. फर्स्ट थिंग, they come out from the positive charge, they terminate at negative charge. और किसी भी पॉइंट पे अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट थिंग ये हो जाएगा कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो ये हो गया दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए. इस इंटरसेक्ट कर दिए, क्या इंटरसेक्ट करते हैं? क्या देखो पढ़ के आए हो तुम, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये पढ़े थे ना, कहां पे? क्लास 12 में पढ़े होगे. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. बताओ अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो होता क्या? चलो ये तो फैक्ट्स हो. दो डायरेक्शन हो जाएगी. किसकी? किसकी? हाँ, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन आएगी. किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की. किसकी आएगी? और बताओ एक एक समय पे एक पॉइंट पे एक पर्सन की दो डायरेक्शन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है. मतलब ये बिल्कुल वेग है. इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं. कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है. इफ दे डू सो देन एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल. देख लो, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये टेंजेंट इधर आ गई, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो इधर आ गई. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्या एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. किसके द्वारा गिवन था? माइकल फैराडे के द्वारा. इमेजिनरी कंसेप्ट है, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप. ठीक है. और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो क्या किस डायरेक्शन आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई. ये हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहाँ पे गॉस लॉ अभी वैलिड है कि नहीं है, अभी नेक्स्ट जो है इसी पार्ट में गॉस थ्योरम ही डिस्कस करना है, तो उसको हमने अभी रहने देते हैं. ठीक है. तो नोट कर लेंगे पहले, जल्दी से लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दो तीन पॉइंट लिख लेते हैं पहले. इट इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट गिवन बाय माइकल फैराडे. इट इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट गिवन बाय माइकल फैराडे. Tangent, next point. Tangent drawn at a point. Tangent drawn at a point on electric field lines. शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो. Electric field lines gives the direction of electric field. Gives the direction of electric field. Next point, it comes out from the positive charge. It comes out from the positive charge and terminates at negative charge. It comes out from the positive charge and terminates at negative charge. Next point, they never form closed loop. They never form closed loop. Next point, they never intersect each other. They never intersect each other. Each other. They never intersect each other. If they do so, at a point, electric field will show two direction. At a point, electric field will show two direction, which is not possible.
विच इज नॉट पॉसिबल। एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पे कि दो डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो ही नहीं सकती है एट ए पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब देखो तुम बताओ, अगर मान लो हमें दो चार्ज गिवन है, तुम गेस करना, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, दोनों पॉजिटिव है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो, तो कौन सी चार्ज ज्यादा मैग्नीट्यूड की है? ऊपर वाली। क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। राइट डाउन, number of electric field lines, these are basic thing about electric field lines, number of electric field lines is directly proportional to magnitude of charge, magnitude of charge। तो क्या बताओ, यहां पे हमने ऐसा बना दिया, बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसा कुछ, एक पॉइंट ले लिया यहां पे ए पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया यहां पे बी पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और एक पॉइंट ले लिया यहां पे सी पॉइंट। बता दो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे कम है? बी पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या है? डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बताओ ऐसे कौन से दो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? ए और सी। क्लियरली देख सकते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बीच? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस कम होगी, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी वेरी हाई। क्लियरली देख सकते हैं इस डायग्राम से, इसलिए डायग्राम बनाया है। अगर मान लो ऐसा कुछ है, कल भी एग्जांपल दिया था, ये चार्ज है और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक पॉइंट यहां ले लिया ए और एक पॉइंट यहां ले लिया बी। तुम देख सकते हो कि ए जो पॉइंट है उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनके बीच में सेपरेशन काफी कम है, और बी पे जो है सेपरेशन क्या है? ज्यादा। और सेपरेशन ज्यादा होगी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेपरेशन ज्यादा, डी ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। राइट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by और लिखना सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ रहे हो? ऐसे लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सेपरेशन बिटवीन लाइंस। सेपरेशन बिटवीन लाइंस, उसी को हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी से, जो है लिखा हुआ है। ये डी क्या है? तो डी है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान रखना, कभी अगर तुम्हें कंफ्यूज हो रहे हो तो समझ जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इन दो प्रॉपर्टीज से हम पता कर सकते हैं। ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मतलब वहां पर ज्यादा चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी, जब ज्यादा चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? उसके बाद एक चीज और, लुक हियर, जैसे कि हमने एक ये मैं बता चुका हूं, बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। अरे कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू होता है, मान लो दो चार्जेस हैं K, Q1, Q2, और ये हो जाएगा उनके बीच का डिस्टेंस सपोज R है, तो ये हो जाएगा फोर्स का फॉर्मूला। और हमने बोला था कि जो ये वाली कांस्टेंट है वो कैसी कांस्टेंट है? मीडियम सेंसिटिव कांस्टेंट, मतलब मीडियम पे डिपेंड करती है। और ये K की वैल्यू होती कितनी है? 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये वैल्यू तब होती है जब ये किसमें होती है, वैक्यूम में। लेकिन बताओ अगर इसी सिस्टम को मीडियम में डिप करते हैं तो उस केस में जो मीडियम में फोर्स की फॉर्मूला होती है वो क्या हो जाती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और बताओ इसको हम किससे, ई आर से डिवाइड करते हैं। ई आर क्या है, उस मीडियम की जिसमें डिप किया है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या स्ट्रेंथ, ठीक है, ये ई आर है, ये हम जानते हैं पहले से। लेकिन मान लो अब इसी चीज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेवलप करें तो बताओ यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है Q और इससे r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम ऑलरेडी नो द फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर। अगेन दिस K विल चेंज। अगर इस चीज को हम मीडियम सेंसिटिव मान लो किसी वाटर में डिप कर देते हैं तो K विल चेंज एंड दिस K विल चेंज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअली अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ये तब है जब ये वैक्यूम में रखा गया, ओके। लेकिन जब हमने इसको मीडियम में रख दिया और उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सपोज हमने ER ले लिया तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला आएगी बताओ क्या आ जाएगी, KQ अपॉन R स्क्वायर तो होगी ही, लेकिन वो किससे डिवाइड हो जाएगी, ER से डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि K चेंज हो जाती है। देखो ये ना ऐसे हमने एक रिलेशन बताया था कि मीडियम इज इक्वल्स टू K वैक्यूम अपॉन ER, याद है सभी को। मीडियम में कांस्टेंट जो होती है वो वैक्यूम का अपन क्या हो जाती है, ER। अब ER हर मीडियम की अलग अलग होती है, जैसी मीडियम चेंज करेंगे ER वैल्यू रखेंगे, अपने आप Km की वैल्यू आ जाएगी। मतलब मीडियम में उस K की वैल्यू और इस K की वैल्यू को यहां रखेंगे तो अपने आप उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। मतलब पॉइंट इज कि अगर मीडियम चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू विल चेंज। अब कितनी चेंज हो जाएगी दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम के ER पे। अब क्वेश्चन ये है, इसी चीज का देखो यहां पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन क्या, ध्यान सुन लेना। एक कंसेप्ट है, जैसे मान लो एक मटेरियल है, उसको हमने क्या किया है, सपोज बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं और इनको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे पास कर रहा हूं, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा हूं। समझना क्या सिचुएशन है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि इससे पास होने, अभी पास होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। सपोज कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है अभी मीडियम में इंटर नहीं किए, मीडियम में इंटर करने से पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सपोज है E0 है। कितनी है, E0। और क्वेश्चन ये है कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम से पास होंगे, इस मटेरियल से पास होंगे, बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E0 ही रहेगी या E0 से चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब चेंज कितनी हो जाएगी, कितनी बची रह जाएगी, वो हमें फाइंड करना है। ध्यान समझना। तो इसका कंसेप्ट ये है, आई थिंक केमिस्ट्री में पोलराइजेशन कंसेप्ट डिस्कस हुआ होगा। पोलराइजेशन, मान लो एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, और उस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पे अगर तुम्हें याद करो थोड़ा सा 3-4 लेक्चर पहले हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अपने डायरेक्शन में लगाती है और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपने डायरेक्शन के अपोजिट लगाती है। मान लो मॉलिक्यूल में कुछ पॉजिटिव चार्ज है और कुछ नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव आयन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स किधर लगाएगी, अपने डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं यहां पे बताओ पोलराइजेशन इफेक्ट आ जाए कि नहीं आ जाए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पे क्या होगी, पोलराइजेशन होगी। और जब पोलराइजेशन होगी तो यहां पे क्या हो जाएंगे, यहां पे इस तरह से डाइपोल डेवलप, क्या डेवलप होंगे, डाइपोल। और डाइपोल क्या होते हैं, टू इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज जो है किसी सेपरेशन पे होते हैं, ये होता है ना डाइपोल का डेफिनेशन। तो यहां पे एक्चुअली क्या हुआ, देखो ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड E0 को इस पे जैसे ही फॉल कराया है तो यहां के मॉलिक्यूल्स जो हो जाएंगे उन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। और जब फोर्स लगाएगी तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे
जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो जो है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ जाएंगे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज देखो यहां पे आ गई, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, दीज आर द डाइपोल, देखो एक डाइपोल ये बन गया ऐसा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से के साथ जा रही है लॉन्ग, तो ये आगे जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, पीछे। इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल्स के जो है, पूरे मॉलिक्यूल्स, इस मटेरियल के सारे मॉलिक्यूल्स जो है, दे विल गो थ्रू पोलराइजेशन एंड दे विल डेवलप डाइपोल। इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगी, डाइपोल डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, सिमिलरली ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, डाइपोल बन जाएगी, और डाइपोल बन गई है तो अब देखना होगा क्या, ये फिर से देखो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव और ये हो जाएगी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इंसाइड में डायग्राम देखना, इसका डायग्राम बहुत ही सिस्टमेटिक बना हुआ है, उनके पास बहुत टाइम था तो बहुत सारे डाइपोल बनाए। ये इस तरह से डाइपोल बन गया, दे विल नॉट ओवरलैप। इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल में ऐसी हो चुकी है मटेरियल्स में। अब बताओ इनके कारण होगा क्या, समझना। डाइपोल तो बन चुकी, डाइपोल क्यों बनी है सभी को क्लियर हो चुका है। अब डाइपोल जो है, तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब इस वाले डाइपोल के बारे में सोचकर देखो, इसको हमने थोड़ा बाहर निकाल लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बताओ इसकी जो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बताओ ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। अभी हमने देखा है फॉर्म्स नो लूप, क्लोज लूप नहीं बनाती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, कहां टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पे। यूज दैट फीचर। तो इस वाले के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इसके कारण भी इधर जा रही है, सबके कारण इधर जा रही है। अरे कोई बगावत कर रहा है क्या, नहीं, सब जा रही है इधर। देख सकते हो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, थ्योरेटिकल बहुत से क्वेश्चन। देखो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर क्या करेंगे, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे सिपाही हैं, वो सारे मिलकर जो है एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जो किसको अपोज करेगी, ई नॉट को अपोज करेगी। इसने इसको प्रोड्यूस किया, फिर यही इसको क्या करेगी, अपोज। तो अपोज देखो कैसे हो रहा है, ये एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ऐसा बड़ा बना दिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंड्यूस हुई है किसके कारण, इसके कारण। मतलब ये मटेरियल ने जो है, मटेरियल की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताओ अगर हमने इस मटेरियल पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट दिया है और इधर से अपोजिशन मिल रही है इतने इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो जो बची हुई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो क्या होगी, दिस माइनस दिस। यही तो होगी, यही होगी ना। बताओ यहां पे क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से हमने क्या दिया है, ई नॉट, और इधर से जो है ये सारे डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। क्वेश्चन आ जाता है, सपोज इसी क्वेश्चन में क्या आता है, हमने इस मटेरियल की टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। बहुत सा क्वेश्चन, टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज। बताओ टेम्परेचर अगर इसी क्लास में इंक्रीज कर दिया जाए, एसी वेसी बंद कर दिया जाए और पूरा जो है हर तरफ से फैन वैन, मतलब लेट अस क्रिएट सम एक्सट्रीम सिचुएशन, बताओ क्या होगा। सब लोग जो है उनकी ओरिएंटेशन चेंज होने लग जाएगी, और ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, तो इन डाइपोल्स की जो है डायरेक्शन भी जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगी। और जैसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होगी, तुम खुद सोचो, सबके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इधर जा रही थी, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ गई। अगर तुम खुद सोचो, एक डाइपोल ऐसे हो गया, एक डाइपोल ऐसे है, एक इधर है, तो सबकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, क्या इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को उतने स्ट्रेंथ से अपोज कर पाएगी क्या जितने स्ट्रेंथ से पहले अपोज कर रही थी, नो। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से लगने वाली वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर जो है ए इंड्यूस कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो
डाइपोल जो है उनके डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाएंगे, और उसके बाद हम फिर कुछ और भी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। और तुम्हें याद होगा इंडक्शन वाले मेथड्स ऑफ चार्जिंग का तीसरा पार्ट इंडक्शन। इंडक्शन में हमने बोला था कि एक फॉर्मूला अभी लिख लो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, वो बात अभी ही है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या था, देखो मैं बता दे रहा हूं, तुम्हें तो याद नहीं होगा, यू हैव लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑफ ऑल अदर सब्जेक्ट आल्सो। Q इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू, बताओ क्या होता है, Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई आर, यही था ना फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को अभी वेरीफाई करेंगे, तो लिखेंगे पहले क्वेश्चन के थ्रू लिखते हैं पहले, फिर आधा डिस्कस करेंगे इसको। राइट डाउन कंसेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, concept of induced electric field due to polarization। ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन। ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, इसका फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे अभी। पहले डायग्राम जल्दी से ड्रॉ करें। ये मैं रिकॉल करा रहा था कि ये फॉर्मूला वहां पे इंडक्शन में देखा था, और उसको यहाँ पे अभी वेरीफाई भी कर लेंगे। डन, देखें इधर। अब देखो जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ पे क्या किया है, डाइपोल को इंड्यूस किया है, और इन डाइपोल्स ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस किया है, इसको अपोज किया है। तो एग्जैक्टली अभी हम लोगों ने यहाँ पे बताओ, अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ध्यान से सुनना, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट। बताओ मीडियम में, अगर इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ई आर है, तो इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नॉट अपॉन ई आर। अभी यहां लिखा हुआ था फॉर्म, मैं पहले इसलिए फोर्स को बताया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को कोरिलेट किया, और फिर जो है सेम चीज यहां पे, मतलब अगर देखो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, जो कि यहां लिखा हुआ है, और इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, ई आर, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उस मीडियम के ई आर से डिवाइड कर दो, तो उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, मतलब ई एम की वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला हम लोगों ने फोर्स के फॉर्म में आज से 4 लेक्चर पहले भी देखा हुआ था, फर्स्ट क्लास में, इलेक्ट्रोस्टैट के सेकंड थर्ड क्लास में देखा था, जब हमने कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया था। वहां लिखा था के मीडियम इज इक्वल्स टू के वैक्यूम अपॉन ई आर। देखो ये सब चेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि के चेंज हो जा रही है, और के जो है इस तरह से चेंज होती है। बताओ ई मीडियम आ चुकी है, अब यहां पे मुझे निकालना है, तो मैं सीधा बोलूंगा कि जो ई नॉट है उसमें क्या माइनस हो जाएगी, ई नॉट अपॉन ई आर माइनस हो जाएगी। ध्यान समझना, हमने इस पे कितना अप्लाई किया है, ई नॉट, और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची रह जा रही है, ई नॉट अपॉन ई आर। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नॉट माइनस ई नॉट बाई ई आर। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल, जिसकी डायरेक्शन इधर से ऐसे। तो हमने क्या बोला, ई नॉट माइनस ई नॉट बाई ई आर। बताओ ये वैल्यू जो है किसकी है, ये है ई इंड्यूस्ड की,
इसकी है ई इंड्यूस्ड की। समझना इस चीज को पहले। इन डाइपोल्स ने मिलके एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया है, इसको क्या बोल रहे हैं? ई इंड्यूस्ड। इसको क्या बोल रहे हैं? ई इंड्यूस्ड। इतना बताओ, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से था या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉल करने के बाद डाइपोल्स बनी है और इन डाइपोल्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करके ये क्या आ गई? ई इंड्यूस्ड। हमें ये ई इंड्यूस्ड चाहिए, तो भले ये बताओ ई इंड्यूस्ड तो निकालना ठीक है, लेकिन अगर किसी मटेरियल पे जिसकी मटेरियल की ई आर है, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ई आर, और हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कितना? ई नॉट, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची रह जाएगी? ई नॉट बाई ई आर। ये मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने इसको, जैसे मान लो ये 10 है और इसमें बच जा रही है 5, तो 10 माइनस 5 जो 5 आएगी वो क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो ये हो गई इनिशियल या ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? ई नॉट बाई ई आर, और ये आ गई ई इंड्यूस्ड। तो यहां से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताओ ई नॉट कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ये कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 1 अपॉन ई आर। बोलो क्या ये फॉर्मूला वहां पे आया था ना? यही आया था। ये आ गया ई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू ई नॉट है ये मतलब ई नॉट है ऐसा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो फॉर्मूला आ गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब तुमसे कोई सा भी मटेरियल गिवन हो, बस तुम्हें क्या चाहिए? उसकी ई आर चाहिए। ई आर मिलेगी तो आराम से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उस केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बताओ ई नॉट क्या है? ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने सप्लाई किया। ई इंड्यूस्ड क्या है? सारे डाइपोल्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको अपोज की गई है, दैट इज ई इंड्यूस्ड। व्हाट इज ई नॉट बाई ई आर? मीडियम में बची रह जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। कंफ्यूज मत होना टर्म से। तुमसे क्या पूछता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मान लो पूछता है, ये फॉर्मूला याद कर लिया बिना समझे, क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर मान लो ई नॉट की वैल्यू कुछ गिवन है 10 न्यूटन पर कूलम, और तुमसे पूछ लिया व्हाट इज द लेफ्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मटेरियल, तो क्या वो ई इंड्यूस पूछ रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या पूछ रहे हैं? ई नॉट बाय ई आर पूछ रहे हैं। और ई आर की वैल्यू मान लो गिवन है 81, वाटर है, तो 81 से डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगी किसकी? उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। बोलो क्लियर है? सही क्लियर है ना? तो देखो इससे हमने क्या किया, पोलराइजेशन के कंसेप्ट से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली। अब जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था कि अगर मान लो इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डाइपोल की ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। और जैसे डिस्टर्ब होगी, बताओ कौन सी वैल्यू कम हो जाएगी? ई इंड्यूस कम हो जाएगी, क्योंकि ये इन सब की डायरेक्शन रैंडम हो जाएगी। और जब रैंडम हो जाएगी, ई इंड्यूस कम हो जाएगी। थोड़ा इधर आ जाओ, ये कम हो जा रही है, बताओ ये कम कब होगी? व्हाट अबाउट ई आर? ई आर इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? एक बार डिक्रीज कर लेते हैं, एक बार इंक्रीज कर लेते हैं, दोनों पक्ष खुश हो जाएंगे। एक बार ई आर को इंक्रीज कर दिया, तो बताओ जब ई आर इंक्रीज हो जाएगी तो 1 बाई ई आर तो कम हो जाएगी ना? नहीं, 1 बाई 100, 1 बाई 1000, 1 बाई 1000 इज लेस देन 1 बाई 100। नहीं, सोचो एक बार, देखो है ऐसा है, करके देख लो। अरे ऐसा है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ई आर की वैल्यू कम हो गई, अगर कम हो जाएगी तो 1 बाई ई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और माइनस होने वाली क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो ओवरऑल ये ई इंड्यूस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब ई आर की वैल्यू इंक्रीज हुई तो ई इंड्यूस क्या हो गई? कम हो गई। बोलो क्लियर है? क्या कोरिलेट कर सकते हैं? तुमसे ई आर भी पूछा जा सकता है कि अगर मान लो ई इंड्यूस की वैल्यू कम हो गई तो व्हाट अबाउट ई आर? तो इस फॉर्मूले में पहले देखो ई इंड्यूस को इंक्रीज करना है, सपोज इसको इंक्रीज करना है, तो तुम कॉमन सेंस लगाओ कि माइनस होने वाली क्वांटिटी कम होनी चाहिए, तभी तो ये इंक्रीज करेगी। और ये कम कब होगी? जब ई आर की वैल्यू ज्यादा होगी। भाई ई आर ज्यादा होगी तो 1 बाई ई आर क्या होगी? कम हो जाएगी। और जब सब्सट्रैक्ट कम होगी तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। यस सर नो? तो बताओ
ई इंड्यूस जो है इंक्रीज कब करेगी? जब ER की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे ज्यादा होगी। देख लो, देख सकते हो, चेक कर लो ना। क्लियर है सभी को? तो बता दो, टेम्परेचर बढ़ाने पे ई इंड्यूस क्या हो रही है? कम। और कम होगी तो ER क्या होगी? तुमसे क्वेश्चन टेम्परेचर को सीधा ER से रिलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर को ER से रिलेट कर सकते हैं कि अगर मान लो डाइपोल की या इस मटेरियल की ER इंक्रीज कर दी जाए, टेम्परेचर इंक्रीज कर दी जाए, तो उसकी ER क्या होगी? तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी तो डाइपोल डिस्टर्ब हो जाएंगे, डाइपोल डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ई इंड्यूस की वैल्यू कम हो जाएगी, और ई इंड्यूस की वैल्यू कम हो जाएगी तो ER की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कम होगी। अगर ER कम होगी तो 1/ER क्या होगी? ज्यादा। और 1/ER अगर ज्यादा है, मान लो, तो माइनस होने वाली क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो ओवरऑल ई इंड्यूस क्या आएगी? वो कम आ जाएगी। टेम्परेचर से डायरेक्टली ER रिलेट करेंगे। बोलो क्लियर है? मैथ्स है सिंपल सा। 1/10, 1/1000, 1000 कर दिया तो 1/1000 तो कम हो गई ना। आज जाके अपने आप को समझाओ, या एक छोटे बच्चे को पकड़ लेना और उसको आज फ्रैक्शन समझा देना। उसको क्या पता है कि तुम खुद समझ रहे हो? नहीं, आज किसी को पकड़ना, छोटे बच्चे को रास्ते में भी, और पकड़ के उसको आज जो है 1/1000 और 1/100 में कौन बड़ा है उसको आज क्लियर कर देना, और उसके बहाने तुम्हारा भी क्लियर होगा। इसकी प्रसन्नता जो है, मतलब तुम तो जाहिर भी नहीं कर पाओगे। नहीं, नोट कर लेंगे। ये फॉर्मूला आ गया है। ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आया कैसे, और इसी फॉर्मूले पे बेस जो है याद करो, हमने लिखा था Q इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू 1 माइनस 1/ER। वहां भी इंड्यूस ही हो रहा था, चार्ज था, और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम चीज। नोट कर ले। हो गया नोट? ये तो नोट कर चुके हो। ये बस तुम्हें 2 स्टेप नोट करना है। ये तो क्रूशियल है। हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया इस चीज को कि भाई ई जो है मीडियम पे आने पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने से कम हो जाएगी? कम तो होगी ही, लेकिन कितनी कम हो जाएगी तो वो ER पर डिपेंड करेगी। ER लिख लेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। तो विल कीप अप टू हियर। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उनको हम लोग नेक्स्ट पे लिखेंगे कि एग्जैक्टली ई इंड्यूस कैसे प्रोड्यूस हुई है, और फिर टेम्परेचर वाला पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा था उसको भी हम लोग नेक्स्ट पे लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।